CH306 प्यार के नाम पैल। आर्या नम आंखों से दृष्टि को देख रही थी। फिर आर्या ने धीरे से कहा, अंडस्को, वो मुझसे नाराज है ना? दृष्टि बोली, अंडस्को, पता नहीं, तुम खुद जाकर देख लो। अब तो तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल ही गया। अब तुम्हें अपना रिश्ता संभालना चाहिए। शिवाय ने इस रिश्ते को बहुत संभाल लिया। अब तुम्हारी बारी। अब जाओ शिवाय के पास और उसे बताओ कि तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल गया है और डिसाइड करो कि तुम्हें अब क्या करना है। ई फ्लैट आगे पूरी रघुवंशी फैमिली आर्या को शिवाय के पास जाने के लिए अप्रोच कर रही थी। वही आर्या के अंदर अब शिवाय के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे शिवाय का कॉलर पकड़ लिया। सच जानने की कोशिश भी नहीं की और तो और वो शौर्य को लेकर रघुवंशी मेंशन भी आ गई ताकि वो शिवाय को पिटवा सके। तभी शौर्य ने कहा, अंडस्को, क्या सोच रही हो, शिवाय के पास नहीं जाना? आर्या धीरे से बोली, अंडस्को, गुस्सा करेंगे। शौर्य को आर्या की बात पर हंसी आ गई। शौर्य ने कहा, अंडस्को, वो गुस्सा नहीं करेगा तुम पर, तो बिल्कुल नहीं करेगा। आर्या मुंह लटकाकर बोली, अंडस्को, लेकिन आज ऑफिस में किया था, बहुत गुस्सा किया था। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और आर्या के पास पंजों के बल बैठकर उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, अंडस्को, तुमने गलती भी तो बड़ी की थी। तुम ऐसे ही शिवाय के कॉलर को नहीं पकड़ सकती और तो और तुमने हाथ उठाने की भी कोशिश की। तुम खुद ही सोचो, शिवाय रघुवंशी जिसकी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता, तुमने हाथ उठाने की कोशिश की। शिवाय रघुवंशी को कोई छू भी नहीं सकता और तुमने तो जाकर सीधा उसकी कॉलर पकड़ लिए, तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? मानता हूँ तुम्हारी भी गलती नहीं थी, फिर भी उसका मेल ईगो हर्ट हो गया। जाओ, अब चली जाओ उसके पास, वरना पता नहीं वो क्या करेगा। तभी दिव्यांश ने हंसकर कहा, अंडस्को, शौर्य करेगा तो कुछ भी नहीं, एक नंबर का आलसी है। देख लियो, बड़े से बेड पर अजगर की तरह पड़ा होगा। दिव्यांश की बात सुनकर सब हंसने लगे। फिर हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, जाओ आर्या, उस लड़के ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार मत करवाओ। मैं कुछ भी कहूँ लेकिन मेरा होनहार भतीजा है वो। सबकी बात सुनकर आर्या अपनी जगह से खड़ी हो गई और वो सीढ़ियों से होती हुई शिवाय के कमरे में जाने लगी। फिर उसने पलटकर पूरी रघुवंशी फैमिली को देखा और पूरी रघुवंशी फैमिली ने इशारों में कहा, अंडस्को, कि जाओ। और आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और जैसे तैसे जाकर शिवाय के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। लेकिन कमरे के अंदर जाने की हिम्मत आर्या में नहीं थी। आर्या ने जो आज शिवाय का गुस्सा देखा था, उसके चलते तो वो शिवाय के सामने जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सबके कहने पर उसे जाना ही पड़ा। उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं शिवाय कैसे रिएक्ट करेगा। आर्या ने जैसे तैसे हिम्मत करके शिवाय के कमरे का गेट खोला। आर्या जैसे ही शिवाय के कमरे में आई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शिवाय के कमरे की हर दीवार पर आर्या और शिवाय की फोटो थी। शादी की फोटो, हल्दी की फोटो और न जाने कितनी ही फोटो थी, जिसमें आर्या और शिवाय के बेड के ऊपर एक बड़े से फ्रेम में आर्या की फोटो लगी हुई थी, जिसमें आर्या ड्रैगन के साथ थी। वो फोटो देखकर किसी को भी आर्या से प्यार हो जाए, क्योंकि उस फोटो में आर्या बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, इतनी कि आर्या की नजरें भी अपनी ही फोटो पर टिक गई। उन सारी फोटोज को देखकर आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे उसके होठों पर आने लगी, लेकिन उसे शिवाय कहीं दिखाई नहीं दिया। आर्या धीरे से कमरे में आई, उसने हर जगह शिवाय को ढूंढा, लेकिन शिवाय उसे मिल ही नहीं रहा था। फाइनली आर्या बालकनी में गई। शिवाय बालकनी में जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ चांद को निहार रहा था। आर्या ने शिवाय को ऐसे देखा तो अचानक ही उसकी आंखों में पानी आ गया। वो भागकर शिवाय से गले लग गई। आर्या ने अपने दोनों हाथ शिवाय के कमर पर लपेट दिए, अपना सिर शिवाय की पीठ पर रख दिया। आर्या रोना नहीं चाहती थी, पर उसे इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। क्यों आ रहा था उसे भी नहीं पता था। वही शिवाय ने जब महसूस किया कि आर्या ने आकर उसे पीछे से गले लगाया है, तो उसे बहुत हैरानी हुई। शिवाय ने आर्या के हाथ पर हाथ रख कर कहा, अंडस्को, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आर्या अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी।
फिर भी शिवाय समझ गया कि आर्या रो रही है। आर्या ने रोते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर आपको कैसे पता मैं रो रही हूँ। शिवाय ने घूमकर आर्या को अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे को ऊपर उठाया। शिवाय ने दोनों आंखों पर बारी बारी से किस करके कहा, पहले भी कहा था ना, मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूँ जितना तुम खुद नहीं जानती, अब बताओ रो क्यों रही थी। आर्या ने धीरे से कहा, मिस्टर ऑलराउंडर मैं अच्छी नहीं हूँ ना, बहुत बुरी हूँ, मैंने बिना सोचे समझे आपसे झगड़ा किया। आप मुझसे नाराज हो, मुझसे बात भी नहीं करोगे है ना। आर्या की ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आर्या को एक बार फिर अपने सीने में छुपाते हुए कहा, छुईमुई मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, पर हाँ मुझे गुस्सा आया क्योंकि तुमने मेरा कॉलर पकड़ा, पर अब तुम शांत हो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ, शौर्य इंतजार कर रहा होगा। आर्या ने शिवाय पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा यही रहूंगी आपके पास। शिवाय ने आर्या को खुद से दूर करके हैरानी से देखा और बोला, पागल हो गई हो, शादी से पहले मेरे पास रहोगी। तुम चली जाओ, मैं बहुत जल्द रजावत साहब से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। ये सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्या पंजों के बल उठी और उसने अपनी नाक शिवाय की नाक से रगड़ कर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर मुझे पता चल गया है कि आपने मुझसे ही शादी की है और एक बार नहीं 2 बार। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी अपने मिस्टर ऑलराउंडर के पास। शिवाय को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो तो हैरानी से आर्या को देख रहा था। आर्या ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय ने आर्या को फिर से गले लगा लिया। शिवाय इतना खुश था कि वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था। अचानक ही शिवाय ने आर्या को उठाकर गोल गोल घुमा दिया। आर्या को लगभग चक्कर आने लगे। आर्या बोली, मुझे नीचे उतारिए, गिर जाऊंगी। लेकिन शिवाय तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में आर्या उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करेगी, फिर हमेशा के लिए उसके पास भी आ जाएगी। शिवाय ने आर्या को नीचे उतारा और फिर से उसे गले लगा कर कहा, तुम सच कह रही हो ना? तुम्हें सबने सब कुछ सच बता दिया? किसने बताया? कैसे बताया? तुम्हारे दिमाग पर असर तो नहीं हुआ? तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? सिर में प्रेशर तो नहीं है? देखो, अगर थोड़ी भी तबीयत खराब है तो मुझे बताओ, अभी के अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। वैसे भी शौर्य बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शिवाय ने एक ही साथ में ये सारी बातें कह दी थी। आर्या ने हंसकर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। फिर आर्या ने शिवाय के सीने पर पंच मारने शुरू कर दिए। शिवाय तो हैरानी से आर्या को देख रहा था। शिवाय ने कहा, अब क्यों मार रही हो? अब क्या किया? आर्या शिवाय को मारते हुए बोली, मिस्टर ऑलराउंडर आपने मुझसे कितना झूठ बोला, कितने झूठे हो आप, बात बात पर झूठ बोलते थे। मैंने आपको चौकीदार, बावर्ची, बॉडीगार्ड, नौकर क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने एक बार भी सच बताने की कोशिश नहीं की। कितने बुरे हो आप। कहकर आर्या फिर से शिवाय के सीने पर पंच मारने लगी। वही शिवाय ने आर्या को अपने गले लगा कर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर पड़े, इसलिए जो तुम कहती थी उसे सुन लेता था। आर्या ने शिवाय पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, आई लव यू मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय ने भी आर्या को खुद में समाते हुए कहा, आई लव यू टू। तुम तो हमेशा से ही शिवाय की छुई मुई हो, हमेशा रहोगी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे और तभी आर्या को छींक आ गई। शिवाय बोला, चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। शिवाय आर्या को लेकर कमरे के अंदर आ गया और उसने बालकनी का गेट बंद कर दिया। आर्या तो खड़ी हुई बस अपनी फोटो निहार रही थी। आर्या को तो यकीन नहीं था कि सच में उसकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसने उसका इतना इंतजार किया हो।
वही शिवाय ने आर्या को पीछे से गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो पलटकर शिवाय के चेहरे को देखने लगी। शिवाय ने झुककर आर्या के होठों को कैप्चर कर लिया और आर्या की आंखें भी बंद हो गई। दोनों एक दूसरे के एहसास में खोने लगे। आर्या की आंखों से खुशी का एक आंसू टपक गया। एक मीठी सी किस के बाद शिवाय ने आर्या को गोद में उठा लिया और आर्या ने भी शिवाय के गले में बाहें डाल दी। शिवाय आर्या को लेकर बेड पर आ गया और फिर उसने आर्या को अपने ऊपर लेटा कर लेट गया। शिवाय ने आर्या को ऐसे पकड़ा था जैसे आर्या खो जाएगी। धीरे धीरे दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ शौर्य सोफे पर बैठा हुआ हर्षवर्धन से बातें कर रहा था। बाकी सब अपने कमरे में सोने चले गए थे। अगर शौर्य के लिए कोई बेचैन था तो वो थी सांझ। सांझ किचन में शौर्य के लिए कॉफ़ी बना रही थी। कॉफ़ी बनाने के बाद सांझ 2 कप कॉफ़ी लेकर बाहर आई। सांझ ने कॉफ़ी टेबल पर रखी। हर्षवर्धन ने कॉफ़ी का कप उठाकर कहा, अंदस्को, शौर्य कॉफ़ी पियो। शौर्य ने भी हर्षवर्धन के हाथ से कप ले लिया। हर्षवर्धन ने भी दूसरा कप उठा लिया और वह कॉफ़ी पीने लगा। शौर्य ने सांझ को देखकर कहा, अंदस्को, मेरी कॉफ़ी में जहर घोलकर तो नहीं लाई हो। सांझ भी शौर्य को जवाब देना सीख गई थी। सांझ ने भी हाथ बांधकर कहा, अंदस्को, इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। शौर्य कॉफ़ी का सीप लेकर बोला, अंदस्को, अफसोस मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। सांझ भी मुस्कुराकर बोली, अंदस्को, कत्ल मौका देखकर नहीं होते, वैसे भी तुम्हारा कत्ल करने के लिए मुझे मौका देखने की जरूरत नहीं है। आने वाले शुभ मुहूर्त में ही तुम्हें जान से मार दूंगी। शौर्य बोला, अंदस्को, जवाब देने के अलावा भी कुछ कर लेती हो या नहीं? सांझ बोली, अंदस्को, जवाब देना भी कोई आसान काम नहीं है, सामने वाले की टक्कर का जवाब देना पड़ता है। हर्षवर्धन ने तो एक बार शौर्य को देखा और एक बार सांझ को। वही शौर्य और सांझ ने हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन बोला, अंदस्को, नहीं कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। सांझ ने एक बार शौर्य को घूर कर देखा और फिर बोली, अंदस्को, गुड नाइट चाचू, मैं सोने जा रही हूँ। हर्षवर्धन भी मुस्कुराकर बोला, अंदस्को, गुड नाइट बच्चा, और सांझ वहां से चली गई। शौर्य भी कॉफी पीकर खड़ा हो गया और बोला, अंदस्को, अच्छा चाचू मैं भी चलता हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, अंदस्को, अब तो काफी रात हो गई, सुबह चले जाना, मैं वरदान साहब को मैसेज कर देता हूँ, वह तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, चलो तुम भी रूम में जाकर रेस्ट कर लो। शौर्य रुकना तो नहीं चाहता था लेकिन हर्षवर्धन ने उसे जाने ही नहीं दिया। वही शौर्य ये भी जानता था कि आर्या अब उसके साथ वापस नहीं चलेगी, इसलिए शौर्य ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, अंदस्को, ठीक है चाचू, बता दीजिए कौन से रूम में जाना है। हर्षवर्धन मोबाइल में अपनी स्क्रीन में कुछ देख रहा था और उसने एक बार नज़र उठाकर एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदस्को, शौर्य तुम उस कमरे में जाकर रेस्ट कर लो, सुबह चले जाना। शौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी और हर्षवर्धन के बताए हुए कमरे में जाने लगा। हर्षवर्धन भी अपने कमरे में जाकर सो गया। ना तो हर्षवर्धन ने ध्यान दिया और ना ही शौर्य ने, लेकिन हर्षवर्धन ने गलती से शौर्य को सांझ का कमरा बताया था। सांझ के कमरे के बिल्कुल बराबर वाला कमरा खाली था। हर्षवर्धन इशारा तो वहां करना चाहता था लेकिन शौर्य ने गलत एंगल से हर्षवर्धन का इशारा देख लिया। शौर्य भी पूरा दिन काम करता था इसलिए वो थक गया। शौर्य कमरे में गया और जाते ही धड़ाम से बेड पर उल्टा गिर पड़ा। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मन ही मन खुद से बोला, अंदस्को, चलो शिवाय और आर्या के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया। फाइनली आर्या को सब कुछ पता भी चल गया और उसके दिमाग पर प्रेशर भी नहीं पड़ा। बाकी तो शिवाय सब कुछ संभाल ही लेगा, जानता हूँ अपने दोस्त को अब तक संभालता आया है तो आगे भी संभाल लेगा। शौर्य ने फिर करवट लेकर सीधा लेट गया। शोर सीलिंग को निहार रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो खुद में ही बड़बड़ाया, अंदस्को, बस अब मेरी चाशनी मुझे मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए।
जैसे ही मेरी चाशनी मुझे मिलेगी झट मंगनी पट ब्याह कर लूंगा, बहुत वेट कर लिया, चाशनी हो कहाँ तुम, कहकर शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय और आर्या की जिंदगी में खुशियां लौट आई है। क्या होगा जब शौर्य और सांझ फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। CH-307 तुम क्या मेरे सपनों में भी आने लगी। शौर्य ने फिर करवट लेकर सीधा लेट गया, शोर सीलिंग को निहार रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को, बस अब मेरी चाशनी मुझे मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, जैसे ही मेरी चाशनी मुझे मिलेगी झट मंगनी पट ब्याह कर लूंगा, बहुत वेट कर लिया, चाशनी हो कहाँ तुम, कहकर शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैट आगे शौर्य अपनी चाशनी के बारे में सोचता सोचता सो गया। शौर्य को सोए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तभी उसने अपने मुंह पर कुछ महसूस किया। शौर्य ने आंख खोलकर देखा तो सांझ तकिए से उसे मार रही थी। शौर्य गुस्से में बोला, अंडरस्को, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा या दिमाग है ही नहीं? मुझे लगता है तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, मार क्यों रही हो मुझे? एक सेकंड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, तुम क्या मेरे सपनों में भी आने लगी? इतना कहकर शौर्य अपनी बेड से उठा और सांझ के पास गया। उसने सांझ को टच करके देखा और फिर बोला, अंडरस्को, सपना तो नहीं लग रहा। और तभी सांझ ने एक और तकिया शौर्य के मुंह पर मार कर कहा, अंडरस्को, शौर्य राजपूत होश में आओ, ये सपना नहीं हकीकत है, तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? शौर्य ने आसपास नजर घुमाई तो वहां उसे सांझ की 2-3 फोटो दीवार पर लटकी हुई दिखी। शौर्य ने अपना सिर खुजाकर खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को, जब मैं आया था तब तो ये दीवार पर नहीं लटकी थी। सांझ ने शौर्य का बड़बड़ाना सुन लिया। सांझ बोली, अंडरस्को, ध्यान नहीं दिया होगा, मैं यही लटकी हुई थी। शौर्य फिर से बेड पर लेटता हुआ बोला, अंडरस्को, देखो मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं इस घर का मेहमान भी हूँ, तो फिलहाल तुम किसी और कमरे में चली जाओ। सांझ भी शौर्य के बराबर में लेटती हुई बोली, अंडरस्को, मेरा कमरा, मेरा बेड, मैं तो यही सोऊंगी। शौर्य थोड़ा सा दूर हुआ और बोला, अंडरस्को, शर्म नहीं आती, बेड पर लेट गया तो मुझे परेशान करने आ गई। सांझ भी बोली, अंडरस्को, और तुम्हें शर्म नहीं आई अकेली अबला नारी के कमरे में जाकर उसी के बेड पर पसरते हुए? शौर्य को गुस्सा आ गया। उसने हल्का सा सांझ के बालों को खींचते हुए कहा, अंडरस्को, चली जाओ ना यार, मैं सच में थका हुआ हूँ। अब तो सांझ को गुस्सा आ गया। उसने दोनों हाथों से शौर्य के बाल पकड़ लिए और उसे हिलाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल को हाथ लगाने की? दोनों ने एक दूसरे के बालों को पकड़ लिया और खींचने लगे। शौर्य अपनी जान नहीं लगा रहा था, अगर वो थोड़ी सी भी जान लगाता तो सांझ को गंजी कर देता। वो तो बस सांझ को परेशान कर रहा था। उसे आज सांझ को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। वही सांझ वो तो पूरी जान लगाकर शौर्य के बालों को खींच रही थी, क्योंकि उसे शौर्य पर गुस्सा आता था कि वो एक ऐसी लड़की का इंतजार कर रहा है जो उसने देखी भी नहीं और जो उसके सामने है उसे इग्नोर कर रहा है। इस हल्की फुल्की लड़ाई में सांझ ने शौर्य को धक्का दिया और शौर्य के ऊपर बैठ गई। बिना ये सोचे कि वो किस पोजीशन में बैठी है, वो शौर्य के सीने पर मारने लगी। वही शौर्य ने जब सांझ को अपने ऊपर बैठे हुए देखा तो उसे हल्का सा गुस्सा आया और उसने घुमाकर सांझ को अपने नीचे कर लिया। शौर्य ने सांझ के दोनों हाथ बेड में धंसा दिए और गुस्से में बोला, अंडरस्को, तुम खुद को समझती क्या हो? जब देखो मेरी बेइज्जती करने पर लगी रहती हो। मैं कुछ कहता नहीं हूँ सांझ, अगर मैं अपनी पर आ गया तो तुम बच नहीं पाओगी। सांझ को भी गुस्सा आ गया। वो झटपटाते हुए बोली, अंडरस्को, एक बार मेरे हाथ छोड़ो फिर बताती हूँ कौन किसे बताता है। सांझ को ऐसे झटपटाता हुआ देखकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, अंडरस्को, मेरे ऊपर बैठी थी तब नहीं सोचा था कि अगर मैं अपनी पर आ गया तो तुम्हारा क्या करूँगा। वही सांझ भी दांत पीसते हुए बोली,
अंडरस्को अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो ना। शौर्य ने सांझ का एक हाथ छोड़ दिया और बोला, अंडरस्को ठीक है तो एक हाथ का ही इस्तेमाल करता हूँ। सांझ ने भी शौर्य का कॉलर पकड़ लिया और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और इसी थोड़ी सी छीना झपटी में दोनों रोल होकर बेड से नीचे गिर गए। शौर्य नीचे था और सांझ बिल्कुल शौर्य के ऊपर। दोनों के चेहरे एक दूसरे के काफी नजदीक थे। दोनों ही उस सिचुएशन को ऑकवर्ड बना चुके थे। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दोनों के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी और तभी शौर्य ने सांझ को खुद से दूर किया और उठकर बोला, अंडरस्को ठीक है तुम ही सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। शौर्य एक ही कदम चला था कि सांझ ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, अंडरस्को हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे क्या? हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता नहीं बन सकता। शौर्य ने सांझ की तरफ नहीं देखा और बिना पलटे बोला, अंडरस्को मेरी तरफ से बन सकता है, लेकिन तुम मुझे दोस्त से कुछ ज्यादा ही समझती हो और तुम्हारी ये डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। देखो सांझ मैं सच में अपनी चाशनी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें डाउट में नहीं रखना चाहता, इसलिए मुझसे दूर रहो। मेरे नजदीक रहोगी तो तुम्हें ही दर्द होगा। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ झटक लिया। सांझ को भी बहुत बुरा लगा। शौर्य जाता उससे पहले ही सांझ बोली, अंडरस्को अच्छा ठीक है नहीं आती तुम्हारे करीब, चलो बैठकर बातें करते हैं। शौर्य बोला, अंडरस्को मुझे तो नींद आ रही है, तुम दीवारों से बातें कर लो। सांझ ने शौर्य को रोकते हुए कहा, अंडरस्को बैठ जाओ ना, क्यों इतरा रहे हो, चलो तुम्हारी चाशनी के बारे में बात करते हैं। शौर्य ने पलटकर कहा, अंडरस्को चलो मेरी चाशनी के बारे में बात कर लो, तकलीफ तुम्हें ही होगी। सांझ ने अपने दर्द को छुपा लिया और मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को नहीं होगी, चलो आ जाओ। दोनों ही सोफे पर बैठ गए। सांझ आलती पालती मारकर बैठ गई और उसने तकिया अपने पैरों के पास रखते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा बताओ अगर तुम्हारी चाशनी आ गई तो तुमसे कैसे पहचानोगे? शौर्य ने अपनी हथेली अपनी माथे पर मारकर बोला, अंडरस्को सांझ एक ही सवाल कितनी बार पूछोगी? मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहचान लूंगा। सांझ मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को बता दो ना, कुछ तो ऐसा होगा जिसे देखकर तुम्हें यकीन आ जाए कि यही तुम्हारी चाशनी है। अच्छा छोड़ो ये बताओ, तुम्हें अपनी चाशनी से प्यार कब हुआ? मतलब तुम ऐसे ही किसी लड़की को बिना देखे कैसे प्यार कर सकते हो? चाशनी का जिक्र होता था तो शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी और आज शौर्य चाशनी को याद भी कर रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना आज खुलकर सांझ से बात कर ली जाए। शौर्य बोला, अंडरस्को तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता होगा, मैं बताता हूँ। कॉलेज में एक लड़की थी, वो मुझे हर वक्त गिफ्ट भेजती थी। उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। पेन से लेकर ईयरपॉड तक उसने मुझे गिफ्ट दिए थे, लेकिन सामने कभी नहीं आई। सांझ तो हैरानी से शौर्य को देख रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य उसी का इंतजार कर रहा है। यानी जो दिव्यांश ने कहा था वो बिल्कुल ठीक था। शौर्य उसे ही चाशनी बोलता है। वही शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और बालकनी के पास गया जहां से चांद की रोशनी आ रही थी। शौर्य अपनी बात कंटिन्यू करता हुआ बोला, अंडरस्को फिर एक दिन उसने मुझे बहुत महंगे ईयरपॉड गिफ्ट किया। उस दिन मैंने कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन इतने महंगे ईयरपॉड देखकर मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने पूरे कॉलेज में उसे सुना दिया। हालांकि मैं नहीं जानता था कि वो मेरी बात सुन भी रही है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उस दिन निकाल दी। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा था कि उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब से पैसे इकट्ठे करके वो ईयरपॉड मेरे लिए खरीदे थे। उस दिन उस लेटर ने मेरे दिल में चाशनी के लिए जगह बना दी और बस उसी दिन से मैं अपनी चाशनी का इंतजार करने लगा। मेरा दिल कहता है सांझ, मेरी चाशनी मुझे जरूर मिलेगी। इतना कहकर शौर्य चांद को देखने लगा, जैसे उसी में अपनी चाशनी को ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद शौर्य ने पलटकर सांझ को देखा तो सांझ तो सुन्न बैठी हुई थी।
शौर्य ने सांझ के सामने जाकर एक हाथ हिलाया लेकिन सांझ ने रिएक्ट नहीं किया। शौर्य ने सांझ के बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, ये लोमड़ी मर तो नहीं गई। सांझ ने नामे गर्दन हिला दी। सांझ ने बहुत प्यार से शौर्य को देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सांझ का जो डाउट था वो शौर्य ने क्लियर कर दिया था। फाइनली शौर्य ने सांझ के सामने कन्फेस कर लिया था कि वो उसी का इंतजार कर रहा है। शौर्य सांझ को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। शौर्य ने इस बार सांझ की दोनों बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, ये बंदरिया सदमे में तो नहीं पहुंच गई। शौर्य की बात सुनकर सांझ ने मुस्कुराकर शौर्य को देखा और फिर नामे गर्दन हिला दी और फिर अचानक ही चिल्ला पड़ी। सांझ खुशी में चिल्ला रही थी। शौर्य ने तो पहले अपने कान में उंगली डाल दी, लेकिन सांझ का चिल्लाना बंद नहीं हुआ। शौर्य ने फिर एक हाथ सांझ के मुंह पर रख दिया और फिर दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, पागल हो गई हो क्या? इसलिए नहीं बता रहा था, मुझे लग ही रहा था कि जब तुम मेरी चाशनी के बारे में सुनोगी तो पागल हो जाओगी और तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम चाशनी के बारे में जानकर पागल हो गई हो। लेकिन सांझ, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सांझ ने अपने मुंह से शौर्य का हाथ हटाया और धीरे से खुश होकर बोली, अंडस्को, नहीं, बात वो नहीं है। शौर्य ने एक आईब्रो उचकाकर कहा, अंडस्को, तो चिल्ला क्यों रही हो? ऐसे बैठी थी जैसे मर गई हो। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारे मौत का इल्जाम मेरे सर पर ना आ जाए। सांझ को शौर्य की सारी बातें अच्छी लग रही थी। वो शौर्य के इस बात पर भी हंसने लगी। शौर्य को कन्फर्म हो गया कि सांझ पागल हो गई है और सांझ बेड पर कूदने लगी। शौर्य ने सांझ को पॉइंट करके कहा, अंडस्को, लोमड़ी, अगर इस बार चिल्लाई तो सच कहता हूँ पिटाई कर दूंगा। वही सांझ तो खुशी के मारे ऊपर नीचे कूद रही थी। फिर अचानक ही वो नीचे उतरी और उसने शौर्य की कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। शौर्य कुछ समझ पाता उससे पहले ही सांझ ने शौर्य को किस कर लिया। शौर्य की आंखें तो हैरानी से खुल गई। शौर्य की ये पहली किस थी। किस तो सांझ की भी पहली थी, लेकिन ऐसी होगी दोनों ने नहीं सोचा था। शौर्य ने सांझ को खुद से दूर करके कहा, अंडस्को, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम पागल हो गई हो। सांझ तो अभी खुश होकर शौर्य को देख रही थी। सांझ इतना खुश थी कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वही शौर्य ने गुस्से में सांझ को देखकर पॉइंट करके कहा, अंडस्को, मैं इस किस की जिम्मेदारी नहीं लेता। सांझ हंसते हंसते बोली, अंडस्को, मैं ले लूंगी। शौर्य का दिमाग अब सांझ के साथ ऑलमोस्ट खराब होने लगा था। शौर्य बाहर की तरफ जाने लगा तो सांझ ने फिर से शौर्य की बाजू पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए कहा, अंडस्को, तुम यहाँ आराम से सो जाओ, मैं जाती हूँ। इतना कहकर सांझ अपने कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गई और कॉरिडोर में नाचने लगी। सांझ जितना नाच रही थी कि कोई भी उसे देख लेता तो पक्का समझना कि वो पागल है। वही हर्षवर्धन भी अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम की ओर जा रहा था। उसने सांझ को नाचते हुए देखा तो ध्यान से सांझ को देखने लगा। सांझ तो बिना म्यूजिक के बस नाचे जा रही थी। सांझ का इंतजार जो खत्म हो गया था, वही हर्षवर्धन धीरे धीरे सांझ के नजदीक आ गया और सांझ को पता भी नहीं चला। हर्षवर्धन ने सांझ के कंधे पर हल्का सा टैप करके कहा, अंडस्को, तो तुम्हें पता चल गया कि शौर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने घूमकर हर्षवर्धन को देखा और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही हर्षवर्धन को सांझ की हरकत पर हंसी आ गई और उसने सांझ के बालों में हाथ मार कर कहा, अंडस्को, बस बस, अब ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। जल्दी से डिसाइड करके बता देना तुम्हारी डोली इस घर से कब उठानी है। बहुत रह ली तुम रघुवंशी परिवार में, अब जाओ राजावत परिवार में जाकर वहां अपना डांस इंडिया डांस का शो करो। सांझ तो नजर झुकाकर हर्षवर्धन के सामने खड़ी थी और तभी हर्षवर्धन ने सांझ के जबड़े को अपने हाथों में भरकर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, तुम बिल्कुल मेरी रूही जैसी हो, इनफैक्ट रूही से भी ज्यादा मासूम। अब तो सांझ के चेहरे पर हल्की से मुस्कुराहट आ गई और उसने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, अंडस्को, थैंक यू चाचू, थैंक यू वेरी मच। हर्षवर्धन ने भी बेटी की तरह सांझ के बालों को चूम लिया और बोला,
अंडरस्को जाओ अब जाकर सो जाओ। हर्षवर्धन अपनी बात बोलकर स्टडी रूम की ओर चला गया। वही सांझ उसका तो फिर से नाचना शुरू हो गया। सांझ नाचते नाचते दिव्यांश के कमरे के बाहर आ गई। CH308 मुझसे गलती हो गई। हर्षवर्धन ने भी बेटी की तरह सांझ के बालों को चूम लिया और बोला, अंडरस्को जाओ अब जाकर सो जाओ। हर्षवर्धन अपनी बात बोलकर स्टडी रूम की ओर चला गया। वही सांझ उसका तो फिर से नाचना शुरू हो गया। सांझ नाचते नाचते दिव्यांश के कमरे के बाहर आ गई। अब आगे। सांझ नाचते नाचते दिव्यांश के कमरे के बाहर चली गई। उसने गेट खटखटाने की सोची, फिर कुछ सोचकर रुक गई, लेकिन फिर सांझ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने जोर जोर से दिव्यांश के कमरे का गेट बजा दिया। वही कमरे में दिव्यांश देव को गोदी में लेकर इधर उधर टहल रहा था। दिव्यांश ने 4 कदम चलकर अपने कमरे का गेट खोला तो सामने सांझ नाच रही थी। दिव्यांश ने सांझ को देखा और धीरे से कहा, अंडरस्को पागल हो गई हो, नाच क्यों रही हो? इस वक्त कोई तुम्हें देखेगा तो सब समझेंगे तुम्हारे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। सांझ अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए बोली, अंडरस्को ओह जीजू आपको पता है एक गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़। दिव्यांश ने सांझ का मजाक उड़ाते हुए कहा, अंडरस्को क्यों तुम्हें शौर्य ने प्रपोज कर दिया? सांझ ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को प्रपोज नहीं किया, लेकिन प्रपोज से कम भी नहीं किया। दिव्यांश हैरानी से सांझ को देखने लगा और सांझ ने दिव्यांश को सामने से हटाया और उसके बेड पर जाकर कूदने लगी और तभी वॉशरूम का गेट खुला और दृष्टि भी बाहर आ गई। दृष्टि ने सांझ को अपने बेड पर कूदते हुए देखा तो हैरान हो गई। उसने दिव्यांश से धीरे से पूछा, अंडरस्को इसे क्या हुआ, ये ऐसी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है? और ये क्या अपने कमरे में नहीं सोएगी जो यहाँ आकर कूदने लगी? दिव्यांश भी सांझ को ही देख रहा था जो ऑलमोस्ट पागल हो गई थी। दिव्यांश ने इस बार थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, अंडरस्को सांझ पागल हो गई हो, बताओगी क्या हुआ? सांझ फाइनली रुक गई, डांस करके थक चुकी थी। सांझ ने दोनों हाथ कमर पर रहकर कहा, अंडरस्को जीजू आपने जो मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे कहा था वो सब कुछ सच है। मैं उसके मुंह से ये सब सुनकर आ रही हूँ कि वो इतने सालों से मेरा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर दिव्यांश को गुस्सा आ गया, क्योंकि पिछले कितने दिनों से दिव्यांश सांझ को यही कह रहा था कि वही शौर्य की चाशनी है, लेकिन सांझ को तो कंफर्म करना था और आज जब उसे कंफर्म हो गया तो वो खुशी से उछल पड़ी। दिव्यांश ने एक हाथ बढ़ाया और सांझ की कलाई पकड़कर उसे बेड से उतार कर कहा, अंडरस्को ठीक है मैं समझ गया, तुम बहुत खुश हो, अब जाओ हमें सोने दो और तुम भी जाकर सो जाओ। सांझ ने मुंह बनाकर दिव्यांश को देखा और दिव्यांश का दिल पिघल गया। दिव्यांश जानता था कि सांझ का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर वो अपने दिल की बात कहती है तो दिव्यांश से कह देती है। सांझ के गाल पर हाथ लगाकर बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा जाओ, बता देना तुम्हारी डोली को धक्का कब देना है। ये सुनकर सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सांझ जाने लगी, तभी दिव्यांश बोला, अंडरस्को तुमने उसे अपने बारे में बताया कि नहीं? सांझ ने पलटकर दिव्यांश को देखा, ना में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने एक बार फिर अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, अंडरस्को तुम पागल हो गई हो, बताया क्यों नहीं? सांझ एक्साइटेड होकर बोली, अंडरस्को वो मैं बहुत ज्यादा खुश थी ना, इसलिए मैंने बताया नहीं, और वैसे भी देखा तो मैंने नाइट सूट पहना हुआ है, इसमें क्या बताती मैं। कल अच्छे से तैयार होकर एक बुके लेकर उसके पास जाऊंगी और फिर बता दूंगी। सांझ के बचपने को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। इस पर दिव्यांश ने हंसकर कहा, अंडरस्को अच्छा ठीक है जाओ, गुड नाइट। सांझ उसके कमरे से चली गई। दृष्टि तो बस दिव्यांश और सांझ की बातों को सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी उसने दिव्यांश की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को ये किसके बारे में बात कर रही थी? दिव्यांश ने देव को बेड पर लेटा दिया, क्योंकि वो अब तक सो चुका था, और फिर दृष्टि को गले लगाकर कहा, अंडरस्को
छोड़ो ना, देखो आज हमारा बाबू कितनी जल्दी सो गया, चलो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दिव्यांश दृष्टि के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर हल्का हल्का अपने होठों से रब करने लगा और दृष्टि ने दिव्यांश को खुद से दूर करके कहा, अंडस्को, पहले मेरी बात का जवाब तो दो, किस बारे में बात कर रही थी, वो कौन है उसका बॉयफ्रेंड? दिव्यांश ने दृष्टि की एक ना सुनी और उसे गोद में उठा लिया और फिर से बेड पर लाकर लेटाकर बोला, अंडस्को, तुम क्या दूसरों के बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के लिए इतना एक्साइटेड हो? तुम्हारा पति तुम्हारे सामने है, उसके बारे में सोचो। दिव्यांश जानबूझकर दृष्टि के बातों का जवाब नहीं दे रहा था और दृष्टि थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी। दृष्टि अब आगे कुछ कहती उससे पहले ही दिव्यांश ने दृष्टि के होठों पर कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सांझ बेड पर लेटी हुई कल के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते उसकी आंखों में नींद ने अपनी जगह बना ली। अगली सुबह रजावत हाउस। वरदान जब डाइनिंग टेबल पर आया तो वंशिका पूजा करके नाश्ता बना रही थी। वरदान डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और अपने अखबार को पढ़ने लगा। कल रात वरदान वंशिका से बहुत नाराज था और इसीलिए वो कल रात स्टडी रूम में ही सो गया। वहीं वंशिका भी इंतजार करते करते बेडरूम में सो गई। कल रात से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। वरदान का मूड अब भी खराब था। वो जितना भी उसे बात को इग्नोर करने की कोशिश करता, वो बात वरदान को उतनी ही याद आती। वरदान ने पेपर अपने चेहरे पर लगाया हुआ था। वो पेपर नहीं पढ़ रहा था, बस वंशिका को इग्नोर कर रहा था और तभी किसी ने उसका पेपर छीन लिया। वरदान ने नज़र उठाकर देखा तो वंशिका वरदान के सामने थी। वंशिका ने आज हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और पूरा मेकअप किया हुआ था। वंशिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। नॉर्मली वंशिका इतना मेकअप नहीं करती थी, वो हमेशा सादे कपड़ों में ही रहती थी, लेकिन आज वो वरदान की नाराजगी दूर करने के लिए इतने अच्छे से तैयार हुई थी। वही वरदान ने जब वंशिका को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उसने अपने मुस्कुराहट को स्ट्रिक्टली हैंडल कर लिया। नज़र तो वरदान की भी वंशिका पर ठहर गई, लेकिन वो अभी वंशिका से नाराज था। वरदान ने वंशिका को देखकर सीरियस होते हुए कहा, अंडस्को, क्या है, मुझे पेपर पढ़ने दो। वंशिका ने पेपर फोल्ड करके साइड में रखा और वरदान के पास बैठकर बोली, अंडस्को, जब घर में इतनी खूबसूरत बीवी हो तो पेपर नहीं देखना चाहिए। वरदान ने फिर से सीरियस टोन में कहा, अंडस्को, देखो वंशिका, मुझे पेपर वापस दे दो। वंशिका ने भी मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, और अगर ना दूं तो क्या करेंगे? इतना कहकर वंशिका अपनी जगह से खड़ी हुई और वरदान के सामने नाश्ता परोसने लगी। वरदान ने देखा तो आज नाश्ता उसकी पसंद का बना हुआ था। वरदान के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई और वरदान ने एक बार फिर उसे मुस्कुराहट को कंट्रोल कर लिया। वरदान ने अपनी नाराजगी को जारी रखते हुए कहा, अंडस्को, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेपर दो। वंशिका ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, अगर भूख नहीं थी तो डाइनिंग टेबल पर क्यों आए? स्टडी रूम में बैठकर ही पेपर पढ़ लेते हैं। वंशिका ने ये बात मुस्कुरा कर कही थी, लेकिन वरदान को बुरा लग गया। वो डाइनिंग टेबल से खड़ा होकर बोला, अंडस्को, सही कहा तुमने, मुझे यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर वरदान डाइनिंग टेबल से उठकर स्टडी रूम की तरफ चला गया। वही वंशिका को भी थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर वो खुद से ही बड़बड़ाई, अंडस्को, रजावत साहब कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए, आज तो इतना तैयार होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतना कहकर वंशिका भी तेज कदमों से स्टडी रूम में चली गई। वरदान इस वक्त एक बुक खोलकर उसे पढ़ रहा था और तभी वंशिका ने वरदान के हाथ से बुक लेकर कहा, अंडस्को, ओ रजावत साहब, माफ़ी मांग तो रही हूँ, माफ़ कर दीजिए, आप तो छोटी सी बात को दिल पर लगाकर बैठ गए। वरदान ने फिर कहा, अंडस्को, वंशिका परेशान मत करो, जाओ यहाँ से, मैं गुस्से में तुम्हें कुछ कह दूंगा और मेरे तुम्हारे बीच में लड़ाई हो जाएगी, चली जाओ। वंशिका हाथ बांधकर बोली, अंडस्को, तो कह दो, मैं आपके गुस्से से नहीं डरती। वरदान को गुस्सा आ गया और उसने वंशिका के हाथ से बुक लेकर उसे टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, अंडस्को,
अब तुम्हें गिल्ट हो रहा है, अब तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो, अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुमने जो कहा वो गलत था, उस टाइम नहीं सोचा जब बोल रही थी, मैं कुछ कहता नहीं हूँ तो तुम्हें लगता है कि सारा दुख तुमने ही झेला है, मैंने नहीं झेला। जानती भी हूँ मैंने कितना कुछ झेला है, कितने दिन सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहा हूँ, जेल से निकलकर कहाँ गया, कैसे गया, सिर्फ मैं जानता हूँ ये जो तुम इतने लग्जरी घर में बैठी हुई हो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरा घर है, वरदान सिंह रजावत का। मेरे घर में खड़ी रहकर तुम मुझे ही सुना रही हो और इस कदर कि मैं अंदर तक हिल गया, तुम जानती हो मुझे कितना दुख हुआ। इतना कहकर वरदान ने वंशिका की दोनों बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और तभी वरदान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वरदान ने अंशिका की आंखों में आंसू देख लिए। वरदान को अब जाकर रिलायंस हुआ कि उसने गुस्से में वंशिका को क्या कुछ नहीं कह दिया। वंशिका हैरानी से वरदान को आंखों में आंसू लिए देख रही थी। वंशिका ने भरे गले से कहा, अंडस्को, मैं तो भूल ही गई थी कि ये घर तो आपका है, मैं तो भूल ही गई कि ये घर मेरे बाप का नहीं है, मैं तो भूल ही गई कि आपने मुझे एक लग्जरी लाइफ दी है, कितना कुछ भूल गई ना मैं रजावत साहब। वरदान ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, वंशिका मैं गुस्से में था। वंशिका ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, और अब मैं गुस्से में हूँ। कहकर वंशिका ने वरदान से अपनी दोनों बाजू छुड़वाया और बिना पलटे स्टडी रूम से बाहर चली गई। वहीं वरदान ने गुस्से में अपना एक पंच बनाकर दीवार में मारा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वंशिका वरदान से नाराज हो गई थी। वरदान खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, कल रात से मुझे मनाने की कोशिश कर रही है, इतने अच्छे से तैयार भी हुई और एक मैं हूँ पता नहीं क्या कुछ कह दिया। हम दोनों के बीच ऐसे ही लड़ाई रही फिर तो कभी शौर्य का भाई नहीं आएगा। इतना कहकर वरदान वंशिका को मानते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। वंशिका अपने कमरे में आ गई थी। वंशिका की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे वरदान की कही हुई एक एक बार याद आ रही थी। वंशिका ने गुस्से में अपना बैग निकाला और उसमें कपड़े भरने लगी। वरदान वंशिका के सामने आकर खड़ा हो गया। वरदान ने प्यार से कहा, अंडस्को, वंशिका माफ कर दो, मैं गुस्से में था। वंशिका ने वरदान की बातों को इग्नोर किया और अपने कपड़े बैग में डालने लगी। वरदान ने वंशिका की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया तो वंशिका का पूरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वरदान के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। इतने दिनों सालों बाद तो वरदान और वंशिका एक हुए थे और अब उनके बीच में नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ाइयाँ भी होने लगी। अभी तो दोनों ने खुलकर अपनी जिंदगी को ठीक से जिया भी नहीं था और अभी से उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। वरदान ने वंशिका के आंसू पोंछकर कहा, अंडस्को, वंशिका प्लीज माफ कर दो, अपने आपे में नहीं था, गुस्सा आ गया। ऐसा तो नहीं है तुम मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो, जानती तो हो मुझे गुस्सा कितनी जल्दी आता है, प्लीज माफ कर दो। वंशिका ने वरदान का हाथ झटक कर कहा, अंडस्को, आपने मुझे माफ किया था नहीं ना? कल रात गुस्से में जाकर स्टडी रूम में सो गए, एक बार नहीं सोचा कि मैं इंतजार कर रही होंगी। हटिए, ये घर आपका है, आपको मुबारक, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वरदान ने अपने दोनों कान पकड़कर सॉरी बोलते हुए कहा, अंडस्को, प्लीज वंशिका माफ कर दो, ये पहला और आखिरी बार मुझे एक चांस दे दो, उसके बाद मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वंशिका ने वरदान को हल्का सा धक्का दिया और अपने बैग की चेन लगाने लगी। वरदान ने बैग के ऊपर हाथ रख लिया और वंशिका को देखकर कहा, अंडस्को, प्लीज वंशिका माफ कर दो। वंशिका ने वरदान का हाथ बैग से हटाकर वरदान की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, नहीं करना माफ, सुना आपने, नहीं करना माफ और ना ही आपके इस लग्जरी घर में रहना है। और शायद आप भूल गए मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जिस पर आप एहसान कर रहे हैं। राजपूत हवेली की मालकिन हूँ, सोमनाथ राजपूत की इकलौती बहन। CH-309 पापा का पर्यायवाची बाप ही होता है। वंशिका ने वरदान को हल्का सा धक्का दिया और अपने बैग की चेन लगाने लगी। वरदान ने बैग के ऊपर हाथ रख लिया और वंशिका को देखकर कहा, अंडस्को, प्लीज वंशिका माफ कर दो।
वंशिका ने वरदान का हाथ बैग से हटाकर वरदान की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, नहीं करना माफ। सुना आपने, नहीं करना माफ, और ना ही आपके इस लग्जरी घर में रहना है, और शायद आप भूल गए मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जिस पर आप एहसान कर रहे हैं। राजपूत हवेली की मालकिन हूँ, सोमनाथ राजपूत की इकलौती बहन। ही फ्लैट आगे वंशिका ने अपने बैग की चेन बंद की और उसे उठाकर कमरे से बाहर चली गई। वरदान ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, अंडरस्को, हे भगवान, लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और मैंने कुल्हाड़ी में जाकर पैर मार दिया। वंशिका आंखों में आंसू लिए हुए अपने बैग को लेकर रजावत हाउस के गार्डन में आ गई और वहीं वरदान भी वंशिका के पीछे पीछे चलता हुआ बोला, अंडरस्को, वंशिका माफ कर दो। वंशिका गुस्से में था इसलिए इतना कुछ बोल दिया। वंशिका, तुम जानती हो मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है और अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। लेकिन वंशिका तो जैसे आज वरदान की बात सुन ही नहीं रही थी। उसे वरदान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो आगे आगे जा रही थी। वंशिका रजावत हाउस के मेनन गेट के पास पहुंच गई। वंशिका ने गुस्से में गेटकीपर को देखकर कहा, अंडरस्को, खोलो इसे। लेकिन गेटकीपर चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा रहा। वंशिका ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, सुनाई कम देता है, मैं क्या कह रही हूँ, खोलो इसे। लेकिन गेटकीपर ने कोई जवाब नहीं दिया। वंशिका ने पलटकर वरदान को देखा और वरदान ने कंधे उचका दिए। वंशिका ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, रजावत साहब, ज्यादा अकल मत लड़ाए, कहिए गेटकीपर से कि गेट खोल दे वरना मैं गुस्से में कुछ कर लूंगी। वरदान ने अपने हाथ बांधे और एटीट्यूड में वंशिका को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मर्जी के बिना इस घर से जा सकती हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम्हें लगता है कि मैंने जो तुम्हारा इतना इंतजार किया है वो इसीलिए किया है कि एक छोटे से झगड़े की वजह से तुम मुझे छोड़कर चली जाओ? वंशिका चिल्लाई, अंडरस्को, छोटा झगड़ा? रजावत साहब, आपको ये छोटा झगड़ा लगता है? आपको लगता है कि ये छोटे से झगड़े की वजह से मैं इस घर से जा रही हूँ? अपने शब्दों पर गौर कीजिए, क्या कहा आपने मुझे? आप मेरे स्वर्गीय पापा को हमारे झगड़े के बीच में ले आए, वो पापा जिसे मैंने भगवान का दर्जा दिया, और आपने मेरे पापा को गाली दे दी। वरदान की आंखें हैरानी से फैल गई। वरदान ने भी थोड़ा सा वंशिका की ओर झुकते हुए कहा, अंडरस्को, मैंने कब गाली दी? मैंने बस इतना कहा कि ये तुम्हारे पापा का घर नहीं है। वंशिका दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, आपने पापा नहीं बाप कहा था। वरदान ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, हाँ तो पापा का पर्यायवाची बाप ही होता है, गाली थोड़ी होती है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुमने मूवी देखी है मेरे बाप पहले आप? बेटा, 1 नंबरी बाप 10 नंबरी। बड़े बड़े डायरेक्टर ने ऐसी मूवी बनाई है, इसका मतलब उन्होंने गाली दे दी। ये गाली नहीं होती वंशिका। वरदान ने बड़ी प्यार से वंशिका को समझाते हुए कहा। वही वंशिका तो आंखें फाड़े वरदान को देख रही थी और समझ भी रही थी कि वरदान ने कितनी चालाकी से अपनी बात को कवर कर दिया, लेकिन वंशिका मानने वाली नहीं थी। वंशिका फिर से गुस्से में बोली, अंडरस्को, जो भी हूँ मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे नहीं चाहिए आपकी लग्जरी लाइफ। इतना कहकर वंशिका जैसे ही पलटी, वरदान ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमा कर कहा, अंडरस्को, वंशिका, मैं माफी मांग तो रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? क्या मैंने इसलिए इतना इंतजार किया था कि तुम मुझसे दूर चली जाओ? लेकिन वंशिका का मूड अभी ठीक नहीं हुआ। तभी वहां डैनी आया, जिसके हाथ में एक प्लेट थी और उसमें ब्रेड के कुछ स्लाइस रखे हुए थे। डैडी खाता हुआ वरदान और वंशिका को देख रहा था। जब वरदान बोलता तो डैनी उस ब्रेड का स्लाइस खाते हुए वरदान को देखने लगता। जब वंशिका बोलती तो वो ब्रेड के स्लाइस खाते हुए वंशिका को देखने लगता। डैनी तो अपने वरदान सर और मैडम को देखकर एंजॉय कर रहा था और तभी वो एक स्लाइस खाता हुआ बोला, अंडरस्को, आप दोनों रुक क्यों गए? बोलिए ना वंशिका मैम, आपकी टर्न है, आप बोलिए। वंशिका ने घूरकर डैनी को देखा और फिर वरदान की तरफ देखकर बोली,
अंडरस्को, आप हमेशा ऐसे करते हैं, पहले मेरा दिल दुखा देते हैं और फिर सॉरी का पिटारा लेकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी बात मानने वाली नहीं हूँ। मुझे इस घर से जाना है, मुझे नहीं चाहिए ये लग्जरी लाइफ जिसके लिए आप मुझे ताने मारते हैं। वरदान वंशिका को ही देख रहा था और तभी डैनी बोला, अंडरस्को, सर अब आपकी टर्न आ गई, आप बोलिए। वरदान ने भी घूर कर डैनी को देखा, फिर वंशिका से कहा, अंडरस्को, वंशिका कहाँ जाओगी? चलो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तो तुम खुद ही बताओ कहाँ जाओगी। वरदान ने ये बात बहुत प्यार से कही थी, लेकिन इसका मतलब वंशिका ने गलत ही निकाल लिया। वंशिका बोली, अंडरस्को, कहाँ जाऊंगी? आप मुझे फिर से ताना मार रहे हैं ना कि मेरा इस घर के अलावा और कहीं ठिकाना नहीं। अब तो वरदान ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वरदान ने पहले डैनी को देखकर कहा, अंडरस्को, तू ये घर के अंदर बैठकर भी ठुस सकता है, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी और वंशिका की लड़ाई देखने में मजा आ रहा है, जा अंदर। वंशिका ने वरदान को देखकर कहा, अंडरस्को, अब डैडी को क्यों डांट रहे हैं? अपनी गलती पर बात कीजिए ना, डैनी को डांटने से क्या होगा? अपना गुस्सा डैनी पर क्यों निकल रहे हैं? साफ साफ कहिए जो कहना है, घुमा फिरा कर मुझे ताने मारने की जरूरत नहीं है। वरदान बोला, अंडरस्को, वंशिका, मैं तुम्हें ताने नहीं मार रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। इतने साल तुम्हारा इंतजार किया, इसलिए किया है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वरदान ने वंशिका की कलाई पकड़ ली और उसे अंदर की तरफ खींचने लगा, लेकिन वंशिका तो अंदर जाना ही नहीं चाहती थी। वरदान भी समझ गया कि वंशिका को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। वरदान ने गार्डन में नजर घुमाई जहां बॉडीगार्ड खड़े थे। वरदान ने सबको देखकर कहा, अंडरस्को, सबकी नजरें नीचे, किसी एक की भी नजर ऊपर उठी तो उसका इस जॉब से आखिरी दिन होगा। तभी डैनी अपना स्लाइस खाता हुआ बोला, अंडरस्को, सर मैं भी। वरदान ने डैनी को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम घूम जाओ। डैनी घूम गया और तभी वरदान ने वंशिका की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटा लिया और बिना नोटिस दिए उसके होठों को कैप्चर कर लिया। वंशिका वरदान के सीने पर मारे जा रही थी, लेकिन वरदान को फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो वंशिका में खो चुका था। वही वंशिका की चूड़ियां आवाज कर रही थी और वरदान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वरदान तो वंशिका से 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। वरदान ने वंशिका को अच्छे से किस कर लिया और फिर वंशिका को देखा तो वंशिका अब भी गुस्से में वरदान को देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था, उसकी लिपस्टिक उसके होंठों के आसपास लग गई थी। वंशिका ने गुस्से में वरदान के कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, वरदान साहब, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, आपके पास मुझे मनाने का दूसरा तरीका नहीं है, इसीलिए अपनी मनमानी करते हैं। कहते हुए वंशिका की आंखों में हल्का सा पानी छलक गया। वरदान ने वंशिका की कलाई पकड़ी और उसे कंधे पर उठाकर अंदर ले जाने लगा। वंशिका वरदान के कमर पर अपनी हाथों से मार रही थी, लेकिन वरदान को फर्क नहीं पड़ रहा था। वरदान अब भी शरीर में मजबूत था। वरदान और वंशिका को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी एक जवान बेटी भी हो सकती है। वही वरदान वंशिका को लेकर बेड पर आ गया। उसने वंशिका को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आता हुआ बोला, अंडरस्को, तुम इतने अच्छे से मेरे लिए तैयार हुई थी ना, तो चलो तुम्हारा मेकअप खराब करते हैं। इतना कहकर वरदान ने वंशिका के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। वही वंशिका अब भी वरदान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वरदान उसके होंठ तो लगातार वंशिका के प्यार को महसूस कर रहे थे। वंशिका को जब लगा कि वो वरदान को रोक नहीं पाएगी तो उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। उसने वरदान को रोका तो नहीं, लेकिन उसका साथ भी नहीं दिया। वरदान ने वंशिका से थोड़ा सा दूर होकर वंशिका को देखा तो वंशिका की आंखों में पानी था। वरदान ने वंशिका के दोनों आंखों पर एक एक बार किस कर लिया। वरदान ने वंशिका को कसकर गले लगा लिया और वंशिका फूट फूट कर रोने लगी। वरदान वंशिका को संभालने लगा और वंशिका शिकायत करते हुए बोली, अंडरस्को,
वरदान साहब, आज के बाद आपने मुझे गलती से भी कड़वे शब्द कहे तो सच कहती हूँ छोड़कर चली जाऊंगी। वरदान कुछ नहीं बोला, बस वंशिका को अपनी बाहों में समाये चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद वंशिका चुप हो गई और वरदान फिर से वंशिका की ओर झुकने लगा। वरदान जैसे जैसे वंशिका की ओर झुक रहा था, वंशिका की आंखें बंद हो गई और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार की दुनिया में चले गए। कमरे में वरदान वंशिका के कपड़े फैले हुए थे, जो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रघुवंशी मेंशन। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। आर्या का तो मन कर रहा था कि वो शिवाय की गोद में बैठकर नाश्ता कर ले, लेकिन सब वहां थे इसीलिए उसने खुद को रोक लिया। लेकिन उसका मन अब भी शिवाय को देखने से भर नहीं रहा था। वह एक बाइट खाती और शिवाय की तरफ देखती, जबकि शिवाय बिल्कुल उसके सामने बैठा था। पूरी रघुवंशी फैमिली आज शिवाय और आर्या को ही देख रही थी। शिवाय का ध्यान आर्या में नहीं था, वो अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। वही आर्या का पूरा ध्यान तो सिर्फ शिवाय पर था। तभी शौर्य नाश्ता करके उठ गया और हर्षवर्धन की तरफ देखकर बोला, अच्छा चाचू, अब चलता हूँ। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य ने आर्या की तरफ देखकर कहा, चलो, तुम्हें घर नहीं चलना। आर्या की माथे पर सिलवटें आ गई। आर्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। कल रात आपने ही तो कहा था कि मैं इस घर की बहू हूँ, तो अब मैं अपने घर में रहूंगी ना। ये सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली हंसने लगी। वही दिव्यांश ने ताली बजाकर दृष्टि से कहा, सीखो कुछ अपनी बहन से। एक तुम्हारी बहन है जो यहाँ से जाना नहीं चाहती, और एक तुम हो जिसने मेरे सामने टर्म एंड कंडीशंस लगा दी। तुम मुझे लेने आओगे तभी आऊंगी। हमारी फेरे की रस्म नहीं हुई, पता नहीं क्या क्या करवाया मुझसे। क्या बात है साली साहिबा, दांत देता हूँ तुम्हारी सोच की, मजा आ गया। दृष्टि और शौर्य ने घूरकर आर्या को देखा। शौर्य कुछ बोलता उससे पहले ही दृष्टि बोली, ऐसा नहीं होता आर्या, तुम यहाँ नहीं रह सकती। कुछ रीति रिवाज भी होते हैं। तुम्हारी विदाई नहीं हुई और तुम्हें विदाई के साथ ही आना होगा। मैं भी जब दिव्यांश के साथ यहाँ आई थी तो विदाई की रस्म करके आई थी। तुम यहाँ ऐसे ही नहीं रख सकती। जाओ शौर्य भैया के साथ घर चली जाओ, शिवाय भैया तुम्हें लेने आ जाएंगे। आर्या अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और शिवाय के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने शिवाय की बाजू पकड़कर कहा, मुझे कोई विदाई नहीं करनी, मुझे यही रहना है मिस्टर ऑलराउंडर के पास। इतना कहकर आर्या ने शिवाय की बाजू को हिलाकर कहा, कुछ कीजिए ना मिस्टर ऑलराउंडर, क्या आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं? शिवाय ने बड़े प्यार से आर्या को देखा और ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने जितनी मासूमियत से ना में गर्दन हिलाई थी, पूरी रघुवंशी फैमिली को उस पर हंसी आ गई। आर्या फिर से बच्चों सा मुंह बनाकर बोली, देखा, अब तो मेरा पति भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊं, तो आप दोनों मुझे यहाँ से भगाने में क्यों तुले पड़े हैं? शौर्य भैया आप चले जाइए, मैं नहीं आऊंगी। शौर्य ने आर्या को कोई जवाब नहीं था, बल्कि हर्षवर्धन को देखकर बोला, चाचू आप समझाइए ना, मैं इसके बिना घर जाऊंगा तो बुआ जी मेरा मार मार कर भूत बना देगी। कहेगी विदाई की रस्म हुई नहीं और बेटी को वहां छोड़कर आ गया। शौर्य की बात सुनकर आर्या ने फिर से शिवाय को देखकर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर आप कुछ कहिए ना, क्या आप सच में चाहते हैं मैं चली जाऊं? शिवाय ने एक बार फिर बहुत ही मासूमियत से ना में गर्दन हिला दी। तो फिर आप शौर्य भैया को कुछ कहते क्यों नहीं है? मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे हैं? कुछ कहिए ना, कुछ तो कीजिए, वरना भैया मुझे ले जाएंगे। मुझे नहीं जाना मिस्टर ऑलराउंडर, आर्या फिर से मासूमियत के साथ बोली। क्या आर्या रजावत हाउस वापस जाएगी? क्या करेगा अब शिवाय? क्या शौर्य को खाली हाथ रजावत हाउस वापस आना होगा? CH3102 तो सही भाई बहन के बीच में फंस गया। शिवाय ने एक बार फिर बहुत ही मासूमियत से ना में गर्दन हिला दी। तो फिर आप शौर्य भैया को कुछ कहते क्यों नहीं है? मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे हैं? कुछ कहिए ना, कुछ तो कीजिए, वरना भैया मुझे ले जाएंगे।
मुझे नहीं जाना मिस्टर ऑलराउंडर, आर्या फिर से मासूमियत के साथ बोली। अब आगे। शिवाय अब भी बहुत मासूम बनाकर आर्या को देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी आर्या हमेशा के लिए उसके पास आना चाहती है। आर्या को पाने के लिए शिवाय ने क्या कुछ नहीं किया था। आर्या ने फिर से बच्चों की तरह शिवाय की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अंडस्को, अगर नहीं चाहते कि मैं चली जाऊं तो शौर्य भैया से कहिए ना। शिवाय ने शौर्य को देखा और जैसे ही बोलने को हुआ, शौर्य ने शिवाय को उंगली दिखाकर कहा, अंडस्को, ज्यादा स्मार्ट मत बन, सच तो कह रही है दृष्टि, कुछ रीति रिवाज होते हैं। आर्या को तो मैं लेकर जाऊंगा और फिर तू तमीज से इज्जतदार बनकर उसे लेने आ जाना। और बुआ कह रही थी कुछ पूजा भी होती है, वो पूजा करने के बाद इसे ले जा सकता है। शिवाय ने फिर आर्या को देखा तो आर्या मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, मुझे लग ही रहा था आप चाहते ही नहीं मैं आपके साथ रहूं। शिवाय ने शौर्य की तरफ देखा तो शौर्य बोला, अंडस्को, शिवाय देख, आर्या किसी से नहीं समझेगी, लेकिन तू समझाएगा तो समझ जाएगी। शिवाय ने एक बार फिर आर्या की तरफ देखा और तभी हर्षवर्धन के साथ साथ पूरी फैमिली जोर जोर से हंसने लगी। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, तू तो सही भाई बहन के बीच में फंस गया। शिवाय ने भी बच्चों सा मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, अंडस्को, चाचू आप ही बताओ ना क्या करना है। हर्षवर्धन ने आर्या को समझाते हुए कहा, अंडस्को, देखो बच्चा, तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, तुम्हें चले जाना चाहिए। आज रात को शिवाय तुम्हें लेने आ जाएगा, फिर तुम हमेशा के लिए यहाँ आ जाना, मानोगी ना अपने चाचू की बात। आर्या मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देख रही थी और फिर उसने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या ने फिर शिवाय को देखा तो शिवाय ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, अंडस्को, चाचू सही कह रहे हैं, हर चीज वक्त पर ही अच्छी लगती है, मैं तुम्हें आज शाम को लेने आ जाऊंगा, ठीक है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो शौर्य के साथ वहां से चली गई। शिवाय ने नाश्ता कर लिया था, उसने एक अंगड़ाई तोड़ी और हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, बस अब सिंड्रेला चाची भी आ जाए। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने घूरकर शिवाय को देखा और शिवाय नजर चुराता हुआ मेंशन से बाहर चला गया, क्योंकि ये सब किया धरा तो शिवाय का ही था। हर्षवर्धन ने फिर मेंशन के मंदिर की तरफ नजर की जहां हीर के लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, लड्डू गोपाल, अब तो आपने सब कुछ ठीक कर दिया, मेरी हीर को भी रघुवंशी मेंशन भेज दीजिए। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। आज तो ब्यूटी कंपटीशन का पहला दिन था, सब कुछ अरेंज हो गया था। दुनिया भर के कैंडिडेट उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए थे। टीवी सीरियल में काम करने वाली लड़की से लेकर टॉप हीरोइन उस कंपटीशन को जीतना चाहती थी, क्योंकि उस कंपटीशन की कीमत ही बहुत ज्यादा थी, जिसे शिवाय ने जानबूझकर रखा था ताकि नैना भी उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। और शिवाय का प्लान कामयाब भी हुआ, नैना भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई थी। हर्षवर्धन अपने केबिन में बैठे हुए काम कर रहा था और तभी हीर केबिन में आई। हर्षवर्धन ने हीर को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर तो चेहरे पर डर लेकर केबिन में आई और वो हर्षवर्धन के सामने खड़ी हो गई। हर्षवर्धन ने पूछा, अंडस्को, क्या हुआ साहिबा, चेहरे पर इतना डर क्यों है? हीर अपने हाथों को रगड़ती हुई बोली, अंडस्को, पीहू के डैडी, आप तो जानते ही हैं मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, मुझे अब डर लग रहा है। आपको पता है बाहर कितनी सुंदर सुंदर लड़की आई है, उन सब के चेहरे पर आत्मविश्वास है, जैसे वो जीत जाएगी, और मुझे देखिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी। कुछ कीजिए पीहू के डैडी, मैं सच में बहुत डर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कैटवॉक भी नहीं कर पाऊंगी। हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हुआ और हीर के पास आया। उसने हीर के चेहरे पर आए हुए बालों को हटाकर कहा, अंडस्को, तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे शिवाय ने कहा है वैसा वैसा करती जाओ, कंपटीशन तो तुम ही जीत जाओगी, क्योंकि तुम्हारे शिवाय भैया ने ये कंपटीशन रखा ही इसीलिए है ताकि वो तुम्हें जितवा दे और नैना कमजोर हो जाए। हीर पैनिक होते हुए बोली, अंडस्को, वो सब तो ठीक है पीहू के डैडी,
लेकिन मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है, कुछ तो कीजिए। हर्षवर्धन ने हीर को थोड़ा सा अपने करीब करके कहा, अंदस को, पक्का कुछ करूं? हीर ना समझे में बोली, अंदस को, हाँ कुछ कीजिए, मैं सच में बहुत घबरा रही हूँ। हर्षवर्धन ने अगले पल हीर के होठों को कैप्चर कर लिया और हीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल हीर हर्षवर्धन के एहसास में खो गई। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने हीर को बाहों में समेटकर उसकी कमर को रब करते हुए कहा, अंदस को, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तुम इस कंपनी की मालकिन हो और ये एक छोटा सा कंपटीशन है। इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होने के बाद भी तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, तुम हर्षवर्धन रघुवंशी की बीवी हो। हीर ने अपनी बाहें हर्षवर्धन पर कसते हुए कहा, अंदस को, लेकिन ये सब मेरा तो नहीं है ना, ये सब तो आपका है। हर्षवर्धन ने भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अंदस को, और ये हर्षवर्धन तो तुम्हारा है ना, तो मुझसे जुड़ी हुई हर चीज तुम्हारी हुई और इस हिसाब से ये सब कुछ तुम्हारा हुआ और अपने ही घर में कोई डरता थोड़ी है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, समझी? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी हवा टाइट थी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय अपने केबिन में खड़ा हुआ था, उसके सामने वरदान और वंशिका सोफे पर बैठे हुए थे। शिवाय ने बोला, अंदस को, आप दोनों समझ गए ना आप दोनों को क्या करना है? वंशिका बोली, अंदस को, शिवाय तुम पागल हो गए हो, मैंने ये सब नहीं किया, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, कहिए ना राजावत साहब, समझाइए ना शिवाय को, मुझसे नहीं होगा। वरदान ने वंशिका को देखा और फिर शिवाय को देखकर कहा, अंदस को, ये सब तो मुझसे भी नहीं होगा यार, मैं ये सब करने के लिए नहीं बना। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा काम मैं संभाल लेता हूँ और तुम ये कंपटीशन संभाल लो। शिवाय ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, अंदस को, मम्मी पापा समझ क्यों नहीं रहे, हमें ऐसे जज चाहिए जो हमारे हक में फैसला करें। तभी वहां दिव्यांश भी आ गया। दिव्यांश भी एक चेयर पर बैठ गया और उन तीनों की बातें सुनने लगा। शिवाय ने दिव्यांश की तरह देखकर कहा, अंदस को, दिव्यांश तू ही समझा ना मम्मी पापा को कि वो जज बन जाए। नैना कपूर हार जाएगी तो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे हम काफी हद तक तोड़ सकते हैं और तुम भी जानते हो सरफराज इस वक्त इंडिया में नहीं है, लेकिन अगर नैना कपूर टूट गई तो वो उससे मिलने जरूर आएगा। दिव्यांश शिवाय को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी बात सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। दिव्यांश ने फिर अपनी मुंडी वरदान की तरफ घुमाते हुए कहा, अंदस को, फूफा जी मुझे कुछ समझ तो नहीं आया लेकिन जो ये कह रहा है वो कर लो ना। वंशिका अपने हाथ बांधकर बोली, अंदस को, तुम दोनों भाई पागल हो गए क्या? मैं क्या किसी को नंबर दूंगी? दिव्यांश ने वंशिका को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहा, अंदस को, हाँ शिवाय देखना बुआ को अब तो कितनी फिट एंड फाइन है, तुमने बुआ को काम ही गलत दिया है, तुम्हें बुआ को मॉडलिंग का काम देना था और तुम बुआ को जज बना रहे हो। इतना कहकर दिव्यांश ने वंशिका की तरफ आंख मार दी और वंशिका ने दिव्यांश को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, अंदस को, दिव्यांश मेरे साथ बदमाशी नहीं जानते हो ना किसकी बीवी हूँ। वही वरदान ने शिवाय को देखकर कहा, अंदस को, शिवाय ये सब छोड़ो, सीधा सीधा नैना को किडनैप करते हैं और सरफराज को इंडिया बुला लेते हैं, मुझे बताओ कब किडनैप करना है? मैं करवा दूंगा। वरदान अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। वही वंशिका वरदान को हैरानी से देख रही थी और उसने आज कितने दिनों बाद वरदान में पहले वाला वरदान सिंह राजावत देखा था, वो वरदान सिंह राजावत जो अंडरवर्ल्ड माफिया का किंग था। और तभी शिवाय ने वरदान को आंखों में इशारा किया कि वो वंशिका की तरफ देखें। वरदान ने वंशिका की तरफ देखा तो जल्दी से अपनी बातों को संभालते हुए बोला, अंदस को, मैं सुधर गया हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, जानेमन मैं तो मजाक कर रहा था। चलो अब तुम्हारे जमाई ने कह ही दिया कि हम दोनों को जज बनना है तो हम दोनों जज बनेंगे, हॉट हॉट लड़कियों को देखेंगे। वंशिका अब भी वरदान को घूरे जा रही थी। वरदान ने वंशिका के माथे को चुमकर कहा, अंदस को, अब सोच क्या रही हो, जल्दी से हाँ कर दो। वंशिका फिर शिवाय को देखकर बोली, अंदस को, देखो शिवाय मुझे ये सब नहीं आता,
मुझे बता देना किस कैंडिडेट को कितने नंबर देने हैं और मैं नंबर देती जाऊंगी। वरदान ने वंशिका का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्को, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। फाइनली डिसाइड हो गया कि वरदान और वंशिका उस कंपटीशन के जज होंगे। वहीं दूसरी तरफ सांझ तैयार होकर आज रघुवंशी इंडस्ट्रीज आई थी। उसने सोच लिया था कि वो सब कुछ शौर्य को बता देगी। सांझ को देखकर ही लग रहा था कि वो रोज के दिन से आज डिफरेंट लग रही है। उसका लुक बहुत ज्यादा डिसेंट लग रहा था। उसने एक लैवेंडर कलर का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था, कानों में मीडियम साइज के झुमके, बालों को खुला किया हुआ था, हाथों में एक बुके लेकर कॉरिडोर से होती हुई जा रही थी। सांझ के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। उसके अंदर शौर्य को अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो अपने दिल की बात शौर्य को कह देगी। इसी एक्साइटमेंट में कि शौर्य कैसे रिएक्ट करेगा। सांझ के चेहरे पर हल्की सी शर्म भी थी, उसके गाल हल्के से लाल हो गए थे। सांझ कॉरिडोर से जल्दी जल्दी जा रही थी और तभी उसकी टक्कर शिवाय से हो गई। शिवाय से टक्कर होने की वजह से उसके फूल जमीन पर बिखर गए। सांझ को शिवाय पर बहुत गुस्सा आया और शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, क्या बात है, मेरी भाभी बनने चली हो? शौर्य को प्रपोज करने जा रही हो? उसे बताने जा रही हो कि तुम भी उसकी चाशनी हो? सांझ तो गुस्से में शिवाय को देख रही थी। फिर उसने बिखरे हुए फूलों को उठाया, लेकिन अब वो फूल पूरे तरीके से खराब हो चुके थे। सांझ बोली, अंडरस्को, शिवाय, तुम ना सच में अच्छे नहीं हो। तुमसे अच्छे तो जीजू हैं, मेरे दिल की बात समझते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं, और एक तुम हो जो जले पर नमक छिड़क रहे हो, मेरे फूल भी खराब कर दिए। शिवाय ने सांझ के हाथों से बुके लिया और उसे डस्टबिन में फेंक कर बोला, अंडरस्को, अभी ये प्यार वाला गेम बाद में खेलना, जो कह रहा हूँ वो करो, मुझे एक एंकर चाहिए। शिवाय की बात सुनकर सांझ का गुस्सा 1 मिनट में छूमंतर हो गया और वो बच्चों की तरह होठ पिचकाकर बोली, एंकर। फिर वो शिवाय को देखने लगी जैसे कहना चाहती हो, प्लीज मुझे बख्श दे, लेकिन शिवाय तो अच्छे अच्छे की बैंड बाजा देता था, सांझ को कैसे बख्श देता। शिवाय ने सांझ की बाजू पकड़ी और उसे अपने साथ खींचता हुआ बोला, अंडरस्को, तुम्हारा शौर्य कहीं नहीं जाएगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन ये कंपटीशन चाची को ही जीतना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब जाकर चुपचाप एंकर का काम करो। सांझ मुंह बनाकर शिवाय को देख रही थी, तो शिवाय बोला, अंडरस्को, मेरा काम कर दोगी तो तुम्हारी शादी से पहले हनीमून का टिकट कटवा दूंगा। ये सुनकर सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, अंडरस्को, सच्ची? शिवाय ने पलटकर सांझ को देखकर कहा, अंडरस्को, मुझची, मेरी होने वाली भाभी। थोड़ी देर बाद सब एक बड़े से हाल में मौजूद थे, जहां सारे कैंडिडेट कैट वॉक करके अपना इंट्रोडक्शन देने वाले थे। सारी तैयारियां हो गई थी। वरदान और वंशिका जज वाली सीट पर आकर बैठ गए थे। वंशिका को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, वहीं वरदान तो अपने फोन में बिजी था। थोड़ी देर बाद सांझ स्टेज पर आ गई। सांझ एंकर का काम करने वाली थी। वैसे तो सांझ आज शौर्य को अपने दिल की बात बताने वाली चाहती थी, लेकिन शिवाय ने उससे पहले ही उसे एंकर का काम सौंप दिया। एंकर को देखकर वरदान ने वंशिका को देखा और वंशिका ने वरदान को, वही वरदान ने शिवाय को भी देखा, जो उनसे थोड़ा सा दूर खड़ा था। वरदान ने शिवाय को आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया और पूछा, अंडरस्को, तुमने एंकर के लिए सांझ को क्यों चुना? शिवाय बोला, अंडरस्को, अरे पापा जी, मेरा बजट बहुत कम है, इसीलिए मैंने सांझ को एंकर बना दिया। अब देखो ना, मैंने तो विनर भी पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। इतना कहकर शिवाय हंसने लगा और शिवाय को हंसता हुआ देखकर वरदान और वंशिका भी हंसने लगे। क्या होगा उसे कंपटीशन का रिजल्ट? क्या शिवाय अपने प्लान में सरफराज और नैना को फंसा लगा?